जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। डे टू डे लाइफ में जो हम लोग प्रॉब्लम सफ़र करते हैं या सिचुएशन सामने आती है उसको सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, और एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट इक्वेशन पाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। राइट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इतना स्ट्रेस फ्री मैनर में उसको पढ़ेंगे कि उसको लगेगा कि वो मजाक है ना। मैथ्स क्लास 10th पेयर ऑफ linear equation in two variables. First of all, pair of linear equation in two variables. पेयर का मतलब जोड़ा होता है, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर मीन्स जोड़ा, आई मीन टू इक्वेशंस होंगे। लीनियर इक्वेशंस क्या है पहले नहीं, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं। इक्वेशन an equality of two statement is known as equation. An equality of two statement of two statements is known as equation. अगर कोई भी स्टेटमेंट इक्वल कंसेप्ट को दिखाता है, जैसे मान लो कि सम ऑफ टू नंबर्स है, सम ऑफ y and 7 is 12, एज फॉर एग्जाम्पल है ना, सम ऑफ टू वेरिएबल्स ले लो कुछ भी is 15. It means a plus b is equal to 15. ये जो फॉर्म किया ये है कि इक्वेशन है। आई मीन टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल तो भी छोड़ो अपन, जस्ट इक्वलिटी। जब दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल होते हैं वो होता है इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन। एंड इक्वलिटी का मतलब इज इक्वल टू कोसाइन। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इसके न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल है तो वह होता है इक्वेशन। एंड इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। राइट, अब इक्वेशन में टू वेरिएबल्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, लीनियर के लिए क्या होता है? डिग्री 1 हो। इफ डिग्री इज इक्वल टू 1, फिर डिग्री की बात करते हैं तो याद होना चाहिए ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 1। इफ डिग्री इज इक्वल टू 1 देन लीनियर। अगर 1 है तो वह लीनियर होगा, याद कर जाइए। अगर डिग्री 1 है तो वह लीनियर है। इक्वेशन एंड इक्वलिटी ऑफ टू स्टेटमेंट इज नोन एज इक्वेशन। इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल्स इसकी मान वेरी करती हो। जैसे हमने यूजुअली एक आइडिया माइंड में सेट कर रखा है कि सबको एक्स वाई मान लेते हैं, तो एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स जिसकी मान वेरी करती हो प्लेस टू प्लेस। आई मीन इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आई है, अगले क्वेश्चन में 10 आएगी, अगले क्वेश्चन हो सकता है कि -1 आए, अगले क्वेश्चन में 0 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकती है। टू वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती हो। उसमें दो डिफरेंट ऐसे वैल्यू होंगे जिसको हम एज्यूम करेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। राइट है ना। तो ये था क्वेश्चन के हेडिंग्स। आई मीन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब दो। अब इसका जनरल फॉर्म जो होता है याद कर जाइए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यह इसका एक जनरल फॉर्म ही कहें अपन, वेयर a, b and c are real numbers and both a and b should not be 0, should not be
0। याद रख लेना कि एन इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए एक बार, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई, यहाँ a b और c ये सभी रियल वैल्यूज होंगे, राइट है ना। a b c रियल वैल्यूज होंगी। रियल वैल्यूज जानते ही आप कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, सभी रेशनल, इरेशनल, ऑल रियल वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। बट एक बात और ध्यान रखें, बोथ a एंड b यानी a और b दोनों इकट्ठा जीरो लिख सकता है। आइदर वन ऑफ देम मे बी जीरो बट बोथ शुड नॉट बी जीरो। दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो इस वेरिएबल का पार्ट ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो याद कर जाओ कि इसका एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। या तो एक सिंगल इक्वेशन हो, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसा इक्वेशन 2 आएंगे। क्या आएंगे? 2 आएंगे। बट इसका जनरल फॉर्म आप इसको याद रखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अच्छा, मेथड्स टू फाइंड, अगर आपको समझ में आ गया, सपोज किया है, इसके पीछे एक बार और लिखना है, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आप जरा गौर कीजिए यहाँ पर, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, यानी इसको अगर हम इसके साथ इक्वेट करें तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि इसको हम जब इस इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे तो इसकी वैल्यू a, b और c हमें फाइंड हो जाएगी। मेथड्स टू फाइंड x एंड y। अब चलते हैं हम लोग इस मुद्दे पे कि x और y को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, एक हैं या एक से अधिक हैं। हाँ, बहुत ही आसान। इस तरह की इक्वेशन से हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस आएंगे, आई मीन 2 इक्वेशंस आएंगी, तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे और उसमें वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे उसको करेंगे। तो पहला मेथड जो है इसका याद कर जाना है, मेथड्स टू फाइंड x एंड y। पहला है ग्राफिकली मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन, and fourth one cross multiplication मेथड। यानी x और y को फाइंड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। पहले ग्राफिकली मेथड। एक्चुअली ग्राफिकली मेथड है क्या? ग्राफिकली मेथड क्या है? कि ग्राफ के माध्यम से हम कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट है ना। ग्राफिकली मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ax एंड y वी हैव 4 डिफरेंट मेथड्स। अभी हम लोग ग्राफिकली मेथड को ऑप्ट किए हैं और इसकी पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसमें मेंशन किया गया होता है कि वी हैव टू यूज ग्राफिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इस तरह से। तो उसमें कोई कंफ्यूजन है कि विच मेथड वी हैव टू ऑप्ट। तो वेरी सिंपल, ग्राफिकली की हम बात करते हैं। ग्राफिकली में इतना तो पता है कि ग्राफ बनता हो, याद कर जाओ। ग्राफ ऑफ ए, ये याद कर जाना है, बिल्कुल माइंड में लॉक कर लेना है। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन is a straight line। याद कर जाना है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ होती है वह स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा होगी। अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो एक सीधी रेखा होगी। सिंपल है ना, याद रख लेना है कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन। अब इस मेथड को सॉल्व करने के लिए, ग्राफिकली मेथड को यूज करने के लिए हमारे पास 2 चीज चाहिए। एक तो माइंड लॉक कर जाओ
मुझे इस तरह से लाइन बनानी है। ये जो लाइन नहीं है ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। 1 मार्क क्वेश्चन आपके माइंड में याद हो गया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक लीनियर इक्वेशन है तो उसको अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते तो निश्चित रूप से वो सीधी रेखा बनाएगी। इसको बनाने के लिए हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं जिसमें इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम होता है एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये होता है ओरिजिन को हमने 0 ले लिया। 1 मार्क क्वेश्चन अभी आता है कि जहाँ पर दोनों एक्सिस मीट करती है उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? ओरिजिन। और इससे जैसे हम राइट की ओर बढ़ेंगे, हमेशा याद रखना है कि अपने राइट हैंड में चलेंगे उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। 1 2 3 4। नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये एक्स डैश इसका था, राइट है ना। ठीक ऊपर की ओर जो होती है यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये था आपका कार्टेशियन प्लेन जहाँ पर हमें वैल्यू रिप्रेजेंट करनी। बट इसमें दो बात समझनी है। मैं इसका जनरल फॉर्म लिख दूँ अगर, है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, इस तरह से आएंगे, राइट है ना। तो यह एक जनरल फॉर्म है जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसमें जितने भी हमने कुछ रियल वैल्यूज लिए हैं, एज्यूम किया है, इसके कारण इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। और तो याद रख लेना है 2 लाइन्स इन ए प्लेन, है ना, 2 लाइन्स, है ना, 2 लाइन्स इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब फ्लैट सरफेस, है ना। प्लेन में बी पैरेलल इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। देखिए 2 लाइन है तो उसकी सिचुएशन क्या क्या हो सकती है? या तो लाइन ऐसे जा रही, पैरेलल जा रही। पैरेलल आपको पता है कि 2 लाइन सपोज एल और एम है ना, ये दोनों पैरेलल होंगे कब? जब उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर इक्वल होगी तो कभी मीट नहीं करेगी, याद कर जाना है। जैसे डिस्टेंस वेरी किया तो क्रॉस कर जाएगी, ऐसे इंटरसेक्टिंग हो गई। ये एल और एम है सपोज, है ये इंटरसेक्टिंग हुई। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन जब कोइंसिडेंट होती है, इस पे दूसरी भी लाइन इसी भी आएगी, राइट है। एल बी इसी पे और एम बी इसी पे, इसको एम ले लो। तो इस तरह से एल और एम दोनों एक ही पे जाएगी तो कोइंसिडेंट हो गई। यह वो पैरेलल, यह क्या हुआ? पैरेलल। यह वो इंटरसेक्टिंग दिख रहा है, इंटरसेक्टिंग। यह हुआ कोइंसिडेंट। समझना क्या है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में स्ट्रेट लाइन होगी और स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो सकती है। क्योंकि 2 हैं, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो ये पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है और कोइंसिडेंट भी हो सकती है। यह चीज़ हम सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन पहले भी पता चल सकता है। इसको हम जांच लेते हैं, याद कर जाइए, पेपर में आता है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी, और आपको इसको पता चल जाएगा कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होंगी। तो एक तो याद कर जाना है आपको, है ना, इफ पैरेलल कब होंगी और पैरेलल होंगी तो कैसे हम पता लगाते हैं पैरेलल के बारे में। तो मैंने जो 2 इक्वेशन लिखा है ना, यूजुअली a1x प्लस b1y प्लस c1, x की जो कोफिशिएंट a1 है, याद कर जाइए यहाँ पर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या बनेगी वो? इंटरसेक्टिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी इंटरसेक्टिंग होंगी। इफ अगर ऐसा है कि x की कोफिशिएंट इस दोनों का रेशियो
इसके बराबर नहीं होता है तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होंगी वह इंटरसेक्ट करेंगे। टू लाइंस तो बनेगी वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2। यह क्या बनाएंगे? पैरेलल। दो लाइन तो होंगी इसकी लेकिन दोनों कहीं मीट नहीं करेगी, पैरेलल जाएंगे, राइट है ना। इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। कोइंसिडेंट अब आप समझ गए होंगे हमने तीन डिफरेंट सिचुएशन लिया है। जब इसमें x की कोफिशिएंट y कोफिशिएंट के बराबर नहीं थी तो वह इंटरसेक्टिंग फॉर्म किया था। जब या वेरिएबल वाले तो इक्वल थे लेकिन कांस्टेंट के इक्वल नहीं है तो फिर वैल्यू कहाँ से निकल पाएगी? तो बनाएंगी पैरेलल। आई मीन कहीं मीट नहीं करेगी, जाती रहेंगी दूर दूर तक है। नाउ थर्ड वन, जब तीनों बराबर होंगी, हमने तीनों सिचुएशन को समझा और तीनों केस में ऐसा सिचुएशन आई। कोइंसिडेंट का मतलब है क्या? उसी को लाइन जैसे मैंने ग्राफिकल दिखा रखा है इधर, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग होंगी तो याद कर जाना है मुझे, है। पैरेलल होंगी तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होंगी तो क्या होगा। तो इंटरसेक्टिंग होने पे वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, क्या याद रखना है? ओनली वन सॉल्यूशन। इसके हल जो होंगे वो एक ही होंगे। जहाँ पर कट किया ना, या पॉइंट की जो रेफरेंस होंगी, आई मीन एक्स और वाई एक्सिस के रिगार्डिंग इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, वो आपका सॉल्यूशन होगा। ओनली वन सॉल्यूशन। एंड पैरेलल में नो सॉल्यूशन, कोई हल ही नहीं होता है। एंड इसमें मेनी सॉल्यूशंस। एक बात और याद कर जाना है आपको, ओनली वन सॉल्यूशन हो या एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक सॉल्यूशंस हो, उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट। इसका मतलब या तो नो सॉल्यूशन है, मेनी यानी एक या एक से अधिक कुछ भी हो, इसको भी क्या ही बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इसको भी और इसको भी, ये दोनों कंसिस्टेंट हुआ। ये नो सॉल्यूशन जो है वह इनकंसिस्टेंट होती है। यह चीजें आपको पेपर में निश्चित रूप से पूछने को मिलता है कि जब कभी हम इस इक्वेशन की बात करते हैं उस केस में दो बातें समझनी है आपको। एक तो ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि आजकल पैटर्न बदल गया है, सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संख्या मैक्सिमम रख दिया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझना भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने बोला कि एक जनरल फॉर्म है, A1x प्लस B1। 1 2 लेने का मोटो कुछ और नहीं है, क्योंकि वी हैव टू टेक सो मेनी, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन A1 A2। अगर सिंगल हो तो जरूरत ही नहीं है। तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। These are the two equations we have taken here. Now, two lines in a plane may be parallel or intersecting. First of all, options हैं, क्योंकि एक इक्वेशन की तो बहुत सारी सॉल्यूशंस होंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था कि अगर दोनों इसको कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब सेम टाइप के दो इक्वेशन आते हैं तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, उसको जानने के लिए हमारे पास 4 तरीका है जो हमने बताया पीछे। टू लाइन्स इन ए प्लेन में भी पैरेलल, उसको ग्राफिकली दिखाएं तो ग्राफिकली दिखाने के लिए पहला काम तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वो इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। टू लाइन्स हैं तो एक पैरेलल होंगी, दूसरा इंटरसेक्टिंग होंगी, तीसरा कोइंसिडेंट। कुछ भी हो सकती है, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस, कुछ भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमने कंडीशंस तैयार कर रखा है, किस हिसाब से किस कंडीशंस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होने के लिए x की कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट बराबर नहीं होने चाहिए। अगर इंटरसेक्टिंग है, आप ऐसे इस क्रम में पढ़िए आप, अच्छा A1 और A2 बराबर है B1 अपन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपन C2 के, तो उस केस में पैरेलल होंगी। इफ A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2 एंड इज नॉट इक्वल टू C1 अपन C2, लेकिन यह दोनों इसके बराबर नहीं है
तो उस केस में वह पैरेलल होंगी, ग्राफिकली सॉल्यूशन जो पैरेलल होंगी। आई मीन थर्ड वन, जब तीनों इक्वल होंगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, देन कोइंसिडेंट। नाउ जब इंटरसेक्टिंग होंगी तो उसके सॉल्यूशंस एक ही होंगे, ओनली वन, एंड उसको एक नाम देते हैं कंसिस्टेंट। पेपर में आता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट है ना। तो उस केस में कहीं सुनने में लगता है यार क्या नया नाम दे दिया, कोई घबराने की बात नहीं। कंसिस्टेंट वो होती है जिसकी सॉल्यूशंस निकलती हैं, एक हो या एक से अधिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसकी सॉल्यूशन नहीं निकलती है उसको आप इनकंसिस्टेंट लिख दो, इसमें प्रीफिक्स लगा दो इन है ना। तो याद रख लेना है कि ओनली वन सॉल्यूशंस जब इंटरसेक्टिंग होंगी, नो सॉल्यूशंस जब पैरेलल होंगी, एंड मेनी सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट होंगी। याद कर जाना है, कोइंसिडेंट में मेनी सॉल्यूशन होती है, जब एक ही लाइन पे आएंगी तो मेनी होंगी, इस पे ए यूनिक होंगी, इस पे पैरेलल होंगी। यह क्या होता है जब सभी बराबर होते हैं, या ए और बी आई मीन एक्स की कोफिशिएंट वाई की कोफिशिएंट के बराबर नहीं होती है, यह बराबर तो होती है वेरिएबल वाली लेकिन कांस्टेंट की इक्वल नहीं होती है। इस तरह से इसका हम ग्राफिकली देखा है। चलते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके आधार पर हम देखते हैं कि कैसे यह तीनों कंडीशंस फुलफिल करता है। करेंगे मेथड्स में है ना, कि हमने इस तरह से इक्वेशन के जो फ्रेम लेते हैं, यह एक जनरल फॉर्म है, या क्या हुआ जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट है ना। अब इस केस में याद रख लेना है आपको, जब जनरल फॉर्म है नहीं तो इस केस में इस तरह से इक्वेशंस आएंगे, तो इसके सॉल्यूशंस जो होंगे ग्राफिकली वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इस तरह से क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में दिए गए होंगे, आपको ऑप्शंस में दिया रहेगा पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, तरीका याद होना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस कर देते नॉट इक्वल टू, राइट है ना। तो ये ऐसा होता है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग, क्या होता है वह इंटरसेक्टिंग। यहाँ देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है 3, a1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 2, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। सिमिलरली b1 अपॉन b2 देखिए, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 इज इक्वल टू पहले 4 एंड b2 इज इक्वल टू -3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 4 अपॉन -3, एंड इसको -4 अपॉन 3 लिखते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रेशनल नंबर का जिसकी डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अभी नीचे नहीं होता है ऊपर ले जाते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि बट है स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट है, -1 से मल्टीप्लाई करने से। तो इस तरह से a1 और b1 एंड देखा आपने इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं है, आई थिंक यह कंडीशन फुलफिल हो रहा है। a1 अपॉन a2 भी 3/2 है और b1 अपॉन b2 की वैल्यू -4 अपॉन 3 है, यानी दोनों डिफरेंट है, यानी यह कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए हमने बताया था क्या होता है, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वह इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है इंटरसेक्टिंग होती है। एक और चीज बोला था, जब इंटरसेक्टिंग होगी तो वह क्या होगी कंसिस्टेंट, यानी हैविंग ओनली वन और मोर देन वन सॉल्यूशंस। बट इंटरसेक्टिंग है, इसमें क्या होगा सिर्फ एक ही और केवल एक सॉल्यूशन होगी, याद कर जाइएगा ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशन। 3 बातें समझ में आ गई। इस इक्वेशन के एक एग्जांपल लिया था, 2x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, राइट है ना, इस फॉर्म में। अब हमने कंपेयर किया x की कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट्स, दोनों इक्वल नहीं हुए, इसका मतलब वह इनकंसिस्टेंट इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशंस होंगे ग्राफिकली, जब हम ग्राफ पर दिखाएंगे, और जब इंटरसेक्टिंग होती है उस केस में ओनली वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चंस भी आएंगे। सपोज किया इसी इक्वेशन को हम ले लेते हैं, एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, या कर सकते हैं इक्वल टू कोई बात नहीं 5 या 15 ले लो, 3x मतलब 6x ले लो, 6x प्लस
12y इज इक्वल टू 45। मैंने अपने मन से कुछ भी ले लिया इक्वेशन। अब यहाँ कंपेयर करो, इसकी वैल्यू क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/6, दैट इज 1/3। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 4/12, 1/3 आ गई। एंड c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 15/45, 1/3 इसका भी है। अब आप समझ लीजिए कि तीनों में बराबर आएंगे, तीनों में क्या आ गई, बराबर आ गई। a1 अपॉन पेयर है, याद रख लेना है, पेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/3। ये आपको दिखाना नहीं है, जस्ट एक समझना है, ये तीनों बराबर होगी। जब तीनों बराबर होती है तो वह क्या होता है, याद रख लेना है। मैंने बोला था तरीका कि जब यह कंडीशन तीनों बराबर होती है उस केस में वह कंसिस्टेंट होती है, कंसिस्टेंट होती है, सॉरी कोइंसिडेंट पहले हमें बताना था कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में क्या आती है, कोइंसिडेंट, यानी उसको ग्राफिक इस तरह से इंटरसेक्टिंग आई थी, उसी तरह से कोइंसिडेंट होंगी। इसको ग्राफ पर दिखाएंगे, मतलब ये दो इक्वेशन है, ऐसे कार्टेशियन प्लेन है, इसमें इसकी जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होगी, ये लाइन की दूसरी लाइन भी इसी भी जाएगी, राइट है ना। तो आप समझ लीजिए यह कोइंसिडेंट हुआ, क्या हुआ, कोइंसिडेंट, यही बताना था मुझे यार। इसकी सॉल्यूशंस क्या होती है, मेनी सॉल्यूशंस होंगी। पहला काम तो कोइंसिडेंट पता हो गया, अब सॉल्यूशंस कितने होंगी, मेनी सॉल्यूशंस। आपको याद रख लेना है कि मेनी सॉल्यूशंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी कोई भी पॉइंट x के लिए हो दूसरे के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, हमें मेनी सॉल्यूशन। इसको भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, कंसिस्टेंट, जिसको इंटरसेक्टिंग है ना, इसमें भी कंसिस्टेंट आई थी, हैविंग ओनली वन सॉल्यूशंस। बोला था मैंने कि वन और मोर देन वन हो तो उसको भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं, राइट है ना। अब यहाँ क्या है, कोइंसिडेंट बोला, ये ग्राफिकल के लिए, और कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसीलिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ एक थर्ड की सिचुएशन है कि जब बराबर नहीं होता है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 16। इस तरह से हमने इक्वेशन 2 ले लिया, अपने मन से मैंने लिया कोई भी इक्वेशन आपको याद हो जाए, है ना। अब देखो इसी फर्स्ट इक्वेशन को देख के आते हैं, सेकेंड को भी देखा, इसकी कॉपीज लिखा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना है, 2/4, दैट इज 1/2, b1 अपॉन b2 क्या है, 3/9, यानी 1/3। अब आप देखिए ये है ना, a1 अपॉन a2 यह बराबर नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं करना, ये तो हमने समझा पीछे कि वह इंटरसेक्टिंग होंगी, लेकिन इसी चीज़ को तो मन में आया कि दोनों बराबर नहीं यानी इंटरसेक्टिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हमने चेंज करना है। या क्या करना है, इसको भी हम 6 कर देते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। अब आप देखिए थोड़ा सिचुएशन बदल गई, ये जैसे 6 किया ये 1/2 हो जाएगी। अब देख लो यहाँ पे a1 अपॉन a2 की वैल्यू 1/2 आ गई, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी 1/2 आ गई। इट मीन्स यह सिचुएशन बदल गई। अब क्या हो गई, यह दोनों a1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अच्छा, अब c1 अपॉन c2 वही निकालें, c1 अपॉन c2 तो 5/16 कटेंगे नहीं, यानी इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशंस की वैल्यू क्या होती हैं, पैरेलल। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो पैरेलल सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगी वह, पैरेलल। जब पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशंस, यानी इसी ग्राफ हम देखें तो पैरेलल आएंगे, ऐसे कहीं मीट नहीं करेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, तो पैरेलल बनेंगे, दोनों एक साथ आएंगे, है ना। फिर नो सॉल्यूशंस, राइट है ना। याद कर जाना है आपको कि जब पैरेलल होंगी तो कंडीशंस क्या होगा, जब इंटरसेक्टिंग हो तो कंडीशंस क्या होगा। इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, नो सॉल्यूशंस है ना, नो सॉल्यूशंस, राइट है ना। इसको इनकंसिस्टेंट,
जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता है वो इनकंसिस्टेंट। तो पेपर में एग्जामिनेशन से पूछता है, डायरेक्ट नहीं पूछता कि नो सॉल्यूशन नहीं पूछता, इनकंसिस्टेंट। तो आपको याद करना पड़ेगा या याद हो गया होगा आई थिंक कि किस केस में क्या होती है, राइट। सो वी हैव टेकन हियर क्वेश्चंस। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं उसी कंसेप्ट के आधार पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पेपर में उतना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अब सबसे 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन आप याद कर जाइए 3 नहीं 2 ही मान लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन यह चीज़ पेपर में आता ही आता है, राइट है ना। इतना ज़रूर मान लेना है कि मैं जो बता रहा हूँ पेपर में आता ही है, इस कंसेप्ट को समझना वो जरूरी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बार बार बोला है व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मुझे पता चल गई क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपको याद रखें कि मेनी सॉल्यूशंस, हमें क्या चाहिए, मेनी सॉल्यूशंस। तो रिकॉल करेंगे हम कि मेनी सॉल्यूशंस कब होता है, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। इसका मतलब ये a1 है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा आपको कि ये x की जो कोफिशिएंट होती है वो a1 होती है। लिखना है यहाँ पर, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, राइट के क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि फॉर many solutions a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ये हम जानते हैं कि यह अगर मेनी सॉल्यूशंस पूछ रहा है यानी x की कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों बराबर होंगे, यानी यहाँ पर k/therefore k/x के अलावा k/12 is equal to 3/k is equal to k/3 k-3/k। क्योंकि दोनों में माइनस है, हमने माइनस यहाँ से बढ़ा ही दिया, जो खत्म। तो सेंस क्या हुआ, k/12 is equal to 3/k is equal to k-3/k। अब आप समझ लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कब, जब मेनी सॉल्यूशंस गिवन था। अब यह सब बदलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम किसी दो को इक्वल करते हैं, when k/12 is equal to 3/k, दो फ्रैक्शन हो बीच में इक्वल टू, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इनसे इनको आई मीन k² is equal to 36, k² is equal to 36 and therefore k is equal to √36 यानी ±6, k की वैल्यू ±6 आ गई, यानी x का मान, k का मान ±6 आ गया। ये क्या दिखाता है, या +6 हो या -6 हो, इसकी जो सॉल्यूशंस होंगी वह क्या होंगी, मेनी होंगी, बहुत सारी सॉल्यूशंस आएंगे इसमें। याद कर जाना है कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मुझे यह कंडीशंस याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन बनाने में यह बात समझ में आ गया, अगर हम नहीं, वी नो दैट वी हैव नो आइडिया इन विच मैनर वी हैव मेनी सॉल्यूशंस, तो कैसे फाइंड करते हैं, नहीं करते। तो मुझे यह याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आपको बता दूँ, यह याद होना आपको चाहिए, तभी ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा, राइट। नाउ दूसरा कंडीशन इसी हिसाब से है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन दोनों सेम ही है, इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को देखिए, दोनों सेम ही लिखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर इट हैज नो सॉल्यूशंस। वहाँ क्या था, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। अब देखिए हम जरा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इसको फिलहाल 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, लेकिन इन दोनों को देख लो, दोनों एक ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या चाहिए। अब आपने देखा क्या, नो सॉल्यूशंस के लिए, फिर यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट क्या जानते हैं यहाँ पर कि नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, फॉर नो सॉल्यूशंस मुझे तो याद है, नो सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। यानी x की कोफिशिएंट y कोफिशिएंट दोनों इक्वल होंगी, कांस्टेंट टर्म इक्वल नहीं होंगी आपस में, उसकी रेशियो मतलब क्या है, k/12 therefore k/12 is equal to 3/k is equal to k-3/k।
इज नॉट इक्वल टू, अब आप समझ लीजिए, जब इन दोनों को हम इसके साथ इक्वल करेंगे, इन दोनों को हम इक्वल करेंगे, राइट है ना। देखिए व्हेन k/12 इज इक्वल टू 3/k, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, यानी k इज इक्वल टू ±6 आ गया, राइट है ना, जो पीछे आई थी वैल्यू, राइट है ना। दूसरी तरफ व्हेन 3/k इज इक्वल टू k-3 अपॉन k, यानी इसको हम इक्वेट किया था, कैंसिल हो गई, इसको इसे इक्वेट करने की कोशिश की हमने, जब यह इसके बराबर होंगी, कि ये सब आपस में बराबर तो नहीं है, ये दोनों थी बराबर, हमने कर दिया कि वैल्यू ±6 आ गई, लेकिन 3/k इज नॉट इक्वल टू k-3 अपॉन k, दैट्स वाई k इज कैंसिल हुआ, एंड बचा क्या, 3 इज नॉट इक्वल टू k-3, ये तो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर उठा के इधर लिया 1, k की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू 6, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगी, k इज नॉट इक्वल टू 6, k का मान 6 के बराबर नहीं, जबकि इससे क्या पता चला था आपको, k की वैल्यू किसके बराबर है, +6 और -6, इसका मतलब k +6 के बराबर है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस k इज इक्वल टू -6। क्वेश्चन क्या पूछा था कि k के किस मान के लिए कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो +6 तो बराबर है ही, नॉट इक्वल टू 6 लिखा हो ना, +6, या k इज इक्वल टू +6 भी है, यानी k का मान 6 नहीं हो सकता है, इसका मतलब k की वैल्यू -6 होगी, हैविंग नो सॉल्यूशंस। आपको याद कराना है, फॉर नो सॉल्यूशंस k इज इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हुआ। ध्यान रख लेना है कि क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। अब इस केस में इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद एक तीसरा क्वेश्चन हमारे मन में आता है, इसमें वही चीज है, वी नो दैट इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, एक अननोन वेरिएबल दे दिया, उसको फाइंड करने के लिए पूछे कि यूनिक होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कुछ भी लिख रहे आप उसको याद रख लीजिए, वी नो दैट है ना, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक मतलब नो वन पैरेलल टू हिम, जो भी है उस वैल्यू के पैरेलल कुछ भी नहीं है, अकेला हो, A1 सॉल्यूशंस, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस for unique solution A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to B1 upon B2। आपने देखा ये बराबर नहीं होता, यानी 4/2 is not equal to P/2, यानी ये तो कैंसिल हो जाएगी ऐसे, P is not equal to 4, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। P के किस मान के लिए, आई मीन P का मान 4 नहीं हो सकता है, अदर देन 4 होगा, है ना, अगर अदर देन 4 होगा तो उसकी सॉल्यूशन एक ही होंगे, 1 और ओनली 1, दैट इज वाई यूनिक लिखा हुआ है। तो आपके मन में क्वेश्चन जो कन्फ्यूजन था वो सारे समझ में आ गए। अब ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चंस को अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं, राइट है ना, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, राइट है ना, अदर देन 4 है लिखा हुआ। चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लिखे हुए थे, चलो क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं, -y + 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, मुझे क्या करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट है ना, यूजिंग ग्राफिकली मेथड लिखा होता है वहाँ पर, है यूजिंग ग्राफिकली मेथड, आपको इस ग्राफिकली मेथड का यूज करना है और इस तरह के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं x और y को, राइट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए एक छोटा सा जादू है ना, वह क्या है, हमें इस सिचुएशन में है ना,
दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग बॉक्स लेने हैं, बॉक्स बनाने वाला काम, यानी 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए एक बॉक्स बना लो आप। x और y, यहाँ पर एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस वी हैव टू टेक, हमें कम से कम 3 सॉल्यूशन लेने हैं। और फिर दूसरी तरफ है x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसके लिए भी एक बॉक्स ले लें, x और y। अब ध्यान से सुनो कि इस केस में है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखिए, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। अगर y को हम उधर ले जाएं तो क्या हुआ, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू में y, यानी x की कुछ वैल्यू लो ऐसा ताकि y की वैल्यू निकल जाए। तो छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं हम लोग, x की सपोज हमने 0 लिया, चलिए यहाँ पर 0 लिया, x की वैल्यू 0 लेने का होगा, इफ x इज इक्वल टू 0 देन 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी 0 हो गई, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू 1 आ गई, क्या गई यहाँ पर 1। अच्छा, जब हम -1 लेंगे, सपोज कि यहाँ पर इफ x इक्वल टू -1, x के वैल्यू हम -1 ले लेते हैं, -1, हम स्वतंत्र होते हैं कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x के वैल्यू -1 होगा, देन 2 इंटू -1 प्लस 1 है इज इक्वल टू y, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू y, यानी -1 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू भी -1 ही आई। अब इसकी वैल्यू कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1, इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज मल्टीप्लीकेशन वाली होती है, 2 प्लस 1 दैट इज 3, y की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, राइट ना। यानी जब हम x की वैल्यू 1 लिए थे तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप समझ लीजिए कि हमने छोटी छोटी वैल्यू लिया, 0 लिए 1 आया, 1 -1 लिया -1 आया, 1 लिया 3 आ गया। इस तरह से हमने ग्राफ में एक बॉक्स बना लिया था फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए भी देखना, इसी तरह से हमने ग्राफ बनाना है। सपोज इसका मैंने इधर बनाता हूँ, ये तो इसका था है ना, इसका हम इधर नीचे बना देते हैं ताकि इधर प्लॉट कर देंगे इसको, राइट है ना। तो x माइनस 2y प्लस 8, कोई टेंशन नहीं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, 2y माइनस 8 हो जाएंगी। जब हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी अननोन वेरिएबल को नोन करना है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2y माइनस 8, बॉक्स में वैल्यू डाल के, y की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, राइट है ना, y की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, यानी 0। इफ y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस में 8, यानी 8 माइनस 8 दैट इज 0, x की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, राइट है। अच्छा, y की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, y की वैल्यू हम अगर 3 ले लेते हैं, ठीक, y की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, 3, इफ y इज इक्वल टू 3 देन x इज इक्वल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, हम अपने हिसाब से ले रहे वैल्यू, अपने दिमाग में छोटी छोटी वैल्यू लेना है, कोई रट्टा नहीं करना है, आप सोचना है क्या वैल्यू लें ताकि छोटी छोटी वैल्यू आए हमारे पास, जैसे यहाँ 1 2 3 4 इस तरह से आ रही, आप 50 60 100 नहीं ले लेना है, 100 ले तो फिर प्लॉट कैसे कर पाओगे आप ना, उसको गलत हो जाएगा ना। देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 8, y की वैल्यू 3 यानी 6 माइनस 8 दैट इज -2, यानी -2 हो जाएगी। if y is equal to 5, अगर हम 5 ले लेते हैं, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, सपोज 5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस में 8, यानी 10 माइनस 8 यानी 2 हो जाएगी, यानी 2 हो जाएगी। अब आप समझ लीजिए इसमें 3 वैल्यूज मुझे निकालनी है, फर्स्ट और सेकेंड के लिए 3 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है।
बहुत लोग 2 ही निकाल लेते हैं, लेकिन नहीं, 2 नहीं निकालना, 3 निकालना है, राइट। अब इतना करने के बाद, चूंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, प्लॉट बनाना है। एक कार्टेशियन प्लेन पे सब पेंसिल से, एक्चुअली ग्राफ का जितना भी काम होगा सारा पेंसिल से होगा, और मैं यहाँ तो पेंसिल से नहीं बना रहा, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है। सारे कैलकुलेशन जो है ना, बाकी कैलकुलेशन पेन से, लेकिन प्लॉटिंग जो है ग्राफ पे वो पेंसिल से करनी है। दिस वन हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस होती है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ओरिजिन दैट इज 0, यहाँ पर एक्स भी 0 और वाई भी 0 होती है। मैंने बोला था कि राइट में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, तो +1 +1 +2, प्लस नहीं लिखो फिर भी चलेगा, +3 +4 +5, ये वो -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर +1 +2 +3 +4 +5, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया। आई मीन 2 एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, सेपरेट into 4 parts, 4 equal parts, and each part is known as quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस वैल्यू को हमें प्लॉट करना है इसमें, राइट है ना। हमने शुरू में बोला था कि लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वह स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है वह? स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हमें यहाँ प्रूव भी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन होती है या नहीं होती है, चेक भी कर रहे हैं। एक्स की वैल्यू 0 लेनी है, वाई की वैल्यू 1 लेनी है। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की 0 तो यहीं आएगी, वाई की वैल्यू क्या लेनी है 1, ऊपर के ऊपर +1 है, अगर माइनस होता तो नीचे की आती, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। -1, 0 and 1, सॉरी, 0 and 1, 0 और 1, इस पॉइंट को क्या लिखा, 0 और 1, याद रख लेना है। इस पॉइंट को हमने 0 और 1 लिखा है। फिर दूसरी वैल्यू -1 एंड -1, एक्स की वैल्यू भी माइनस है और वाई भी माइनस में, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव नीचे पर आएंगे, यानी -1 और -1, इस वैल्यू को हम क्या लिखा, -1 और -1। एक्स के लिए नेगेटिव तो इधर आएंगे और वाई भी नेगेटिव तो नीचे की ओर आएंगे, राइट है ना। मतलब x1 है, y3 है, x1 एंड y3 ऊपर की ओर आएंगे, 1 और 3, यहाँ वैल्यू 1, 3, ये वैल्यू, राइट है ना। अब आप देखिए, इनको देखिए, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी ना वो ऐसे हो जाएगा। अब आपने देखा कि बिल्कुल सीधी लाइन है। हमने इन तीनों पॉइंट, ये इसको और इनको तीनों को मिलाया और एक सीधी लाइन खींच दी। ये चूंकि एक और लाइन इसमें खींचेंगे तो कन्फ्यूजन ना हो जाए, उसके लिए हमने इसको क्या करना है, इसके इक्वेशन का नाम लिख देना 3x -y + 1, 3x -y + 1 = 0, राइट है ना। 3x -y + 1 = 0, यानी यह जो ग्राफ है वह इस इक्वेशन के लिए, राइट है। अब दूसरे के लिए आइए, 0 4, एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू 4 रहते हैं, यहाँ पे 0, 4, राइट है ना। -2 एंड 3 है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव, इधर -2 एंड +3 इधर आ जाएंगे, -2 एंड +3, -2 और +3 इसके सामने ऊपर आ जाएंगे, राइट है ना। -2 और +3, राइट है ना। और 2 and 5, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 5, 2 and 5 इधर, 2 and 5, आप ग्राफ पर देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर कट है, 2 और 5, राइट है ना। 2 and 5, एक्स की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू 5 हो गई, इस जगह पे पॉइंट आ गई, राइट है। अब आप देखिए इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इन तीनों को,
तो निश्चित रूप से इस तरह की सिचुएशन बनती है ग्राफिकली। यह सॉल्यूशंस क्या है याद रख लो आप, है ना। ये जो वैल्यू जहाँ कट की है ना, ये जो वैल्यू क्या है, ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ पर कट की है ना वैल्यू, यह वैल्यू आपका आंसर होगा, यह वैल्यू आपका आंसर होगा। जैसे x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू हम यहाँ पे इसके सामने आ जाएंगे ऐसे। यह जो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो आपका x, y होगा। x तो 3 पता चल रहा है ना, x 3 होगा, है ना। तो y की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसमें पूछ के देख लो आप, है ना। 3 2 6 + 1 7, y की वैल्यू 7 होगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 7। क्यों, क्योंकि यह जो वैल्यू है ग्राफ के यहाँ पर 5 में मिला ना, यहाँ पर 6 और 7 के पास आगे जाके मिलेगी 3 और 7, इसकी वैल्यू ऐसे आएगी यहाँ पे। यानी यह जो पॉइंट होगी ना, यह 7 आएगी। यह आपको पता चल जाएगा क्लियर। जब आप ग्राफ में बताएंगे ना, तो आपको ग्रिड जो अपने आप ऑटोमेटिक वो सब लाइन सामने दिखेगी। 3 तो दिख रही थी, ये कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर 5 के सामने हो रहा था, क्योंकि 5 के सामने नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्टेंस कुछ आगे पीछे ले लिया है। लेकिन ग्राफ के जो पेज होते हैं उसमें कायदा एक इंची टेप से बना होता है, उसका सभी इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक तरह से। तो वह क्लियर होगा कि 3 और 7, और 7 पे मीट करती है इधर एक्स एक्सिस के लिए 3 और वाई के लिए 7, राइट है ना। तो आपको समझ में आ गया है यहाँ पर हेंस कि x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3, y इज इक्वल टू में 7, ये आंसर हो गया। लेकिन आपको बता दूं मैं कि इसे 2-3 चीज प्रूव, एक तो वैल्यू निकल गया, दूसरा x एक्सिस और y एक्सिस के लिए जो वैल्यू आई थी आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा। इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस आए हैं वो एडजेक्ट आ गए इंटरसेक्ट करने के बाद। यूनिक सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग होगी तो उसके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, तो वह यूनिक 3 और 7 ही है और कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। क्वेश्चंस आते भी हैं कि इसको एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग सेट करो या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, इस तरह क्वेश्चन हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच, आप रिवाइज करते